ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कि औरंगजेब को महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी मोहरा बनाया जा रहा है। सामना के लेख के बहाने विवाद की मराठा राजनीति वाली इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। औरंगजेब विवाद पर आज संघ ने बड़ी लकीर खींच दी। संघ ने ऐसा क्या कहा कि औरंगजेब पर जारी सियासी तकरार को बेकार बता दिया। यह खबर भी आपके सामने होगी। पंजाब में बुलडोजर एक्शन पर आज आप सांसद हरभजन सिंह का एक बयान ट्रेंड हो रहा। बयान को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद के आरोप लगे। पूरा मामला क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे वेलकम होम सुनीता। तो शुरुआत करते हैं भारत की बात की। आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में शिवसेना उद्धव गुट का मुखपत्र सामना है। सामना में नागपुर हिंसा को लेकर बीजेपी को टारगेट किया गया है। इसमें बीजेपी के खिलाफ हमला करते हुए एक संपादकीय लिखा गया है। संपादकीय की हेडलाइन ऐसी है जो बीजेपी की विचारधारा को सीधे हिट कर रही है। यह हेडलाइन है, औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी। नागपुर हिंसा के बाद भी औरंगजेब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि किसी न किसी ढंग से वो सियासी गलियारों के केंद्र में बना हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि संपादकीय में देवेंद्र फडणवीस सरकार और बीजेपी के खिलाफ और क्या क्या बातें लिखी गई हैं। इसके बाद हम आपको इस लेख या आर्टिकल के सियासी मायने समझाएंगे। सामना में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस राणा भीमदेवी की तरह केवल भाषण देते हैं, वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। राज्य के मंत्री धार्मिक द्वेष बढ़ाने वाले भाषण देते हैं और गृह मंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसे राज्य चलाना नहीं कहते। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए तमाशा करने की जरूरत नहीं है। फडणवीस जैसे लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है, ये अब स्पष्ट हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज धर्म पर आधारित था, सभी को साथ लेकर चलने वाला था। ये विचार बीजेपी को पहले भी मंजूर नहीं था और अब भी नहीं है। असल में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज कभी भी संघ या भाजपा की विचारधारा के प्रतीक नहीं रहे। अब वे सुविधा अनुसार जय शिवाजी जय संभाजी कह रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के महत्व को कम करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जिस खलनायक के खिलाफ लड़े, जिसे महाराष्ट्र में दफन किया गया, उस खलनायक औरंगजेब को पहले कब्र सहित खत्म करना है। खलनायक खत्म हुआ कि नायक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। यही इनकी चाल है। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर औरंगजेब को जिंदा कर रही है, जिसे बहुत पहले गाड़ दिया गया था। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है? क्या औरंगजेब को पकड़ कर रखे वो लोग जी, हमने गाड़ दिया था उसको, वे लोगों ने जिंदा कर दिया। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है? क्या औरंगजेब को पकड़ कर रखे वो लोग जी, हमने गाड़ दिया था उसको, वे लोगों ने जिंदा कर दिया। वैसे बीते कुछ दिनों से लगातार सामना के जरिए बीजेपी के खिलाफ लगातार सीरियल सियासी अटैक किए जा रहे हैं। औरंगजेब विवाद के बीच सामना ने अपने संपादकीय को नई सियासी धार दी है। 16 मार्च को सामना के लेख में लिखा गया कि बीते 10 साल में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। भारत में फिलहाल बंटवारे जैसा माहौल है। एक दिन ये सरकार चली जाएगी और देश को टुकड़ों में बंट जाएगा। अगले दिन 17 मार्च को फिर सामना में लेख लिखा गया। इस पे कब्र तोड़ने की मांग करने वाले हिंदू संगठनों के लिए हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसी दिन शाम को नागपुर में हिंसा भड़की। अब 19 मार्च को फिर से आर्टिकल लिखा गया, जिसकी हेडलाइन है औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी। हाल के तीनों आर्टिकल में 19 मार्च वाला लेख ऐसा है जो बीजेपी के सीने में शूल की तरह चुभने वाला है। दरअसल सामना का ये लेख महाराष्ट्र की मराठा वाली सियासत की तरफ इशारा कर रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके शौर्य से जुड़ी है। लेख में दिए गए तर्क को आसान भाषा में समझें तो शिवसेना का कहना है कि औरंगजेब वाला खलनायक जिंदा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जैसे नायक जिंदा हैं। अगर ऐसे और उदाहरण देखें तो अकबर जैसा खलनायक जिंदा है तो महाराणा प्रताप जैसा नायक भी प्रासंगिक है। जैसे रावण रूपी खलनायक जिंदा है तो भगवान श्री राम के नायक अवतार का महत्व है। कंस रूपी खलनायक की चर्चा होती है तो नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होती है। यानी खलनायक और नायक का इतिहास साथ साथ चलता है, दोनों को अलग करना मुश्किल है। इस बीच औरंगजेब विवाद को लेकर पहली बार संघ की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख
सुनील आंबेकर ने औरंगजेब पर बीजेपी की पॉलिटिक्स को ही जैसे खारिज कर दिया है। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. सर, जो नागपुर में हो रहा है और जो हम वायलेंस देख रहे हैं, what is the RSS take on this? See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details. संघ के बयान को देखें तो औरंगजेब पर जारी तकरार ही बेकार है। औरंगजेब कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि औरंगजेब को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर कौन रहा है? वो कौन है जो बार बार औरंगजेब के मुद्दे को सियासी हवा दे रहा है? क्या वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो बार बार औरंगजेब को लेकर बयान दे रहे हैं? क्या डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं जो औरंगजेब की कब्र को सुरक्षित नहीं देखना चाहते? या फिर इस लिस्ट में बीजेपी के बाकी नेता भी शामिल हैं जो औरंगजेब को कब्र में भी जिंदा रखना चाहते हैं? क्या औरंगजेब विवाद सिर्फ मुगलों के प्रति नफरत का नतीजा है या फिर इसका कनेक्शन महाराष्ट्र की मराठा राजनीति से जुड़ता है? ये रिपोर्ट देखिए। काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही। ये औरंगजेब कौन है? ये औरंगजेब ये क्रूर शासक था। ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा, फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो। महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में मुद्दा भले ही औरंगजेब है, लेकिन इस सियासत का सिरा प्रदेश की मराठा राजनीति से जुड़ता है। जानकारों की माने तो ये पूरा विवाद खुद को मराठा समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश है। यही वजह है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार औरंगजेब के खिलाफ आक्रामक होकर बयानों से बैटिंग कर रहे हैं। ज्या औरंग्याने आमच्या हजारों लोकांना मारलं। सीएम फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी इस दौड़ में शामिल हैं। वो भी औरंगजेब के खिलाफ खुलकर खेल रहे हैं। ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है। इससे उलट डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार, दोनों मराठा समुदाय से आते हैं। बीजेपी के विरोधी उद्धव ठाकरे भी मराठा समुदाय से आने वाले नेता हैं। ऐसे में मराठा वाली राजनीति की पिच पर देवेंद्र फडणवीस बैकफुट पर खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बाला साहेब की मराठा राजनीति से निकले नेता हैं। अजित पवार भी बड़े मराठा चेहरा शरद पवार की छत्र छाया से निकले हैं। दूसरी तरफ उनके विरोधी उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के वारिस हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी करीब 33% है। राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस की कोशिश मराठा शौर्य के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बहाने मराठा राजनीति को साधने की नजर आ रही है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज मराठा समुदाय के सबसे बड़े नायक हैं। उन्हें भगवान का दर्जा हासिल है। यही वजह है कि उनके सहारे देवेंद्र फडणवीस अपनी सियासत साध रहे हैं। सामना में भी यही आरोप लगाए गए हैं। मराठाओं का वर्चस्व महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा रहा है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य हमेशा यहाँ पर एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो मराठाओं की राजनीति चमकाया करती थी, उसकी जड़ें काटने के लिए बीजेपी ने लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज उनके शौर्य की राजनीति अपनाई है। इस बीच औरंगजेब विवाद पर संघ ने बयान से जो लकीर खींची है, उसने वीएचपी, बजरंग दल के साथ इस मुद्दे को हवा दे रहे नेताओं को भी मुश्किल में डाल दिया है। तो आंबेडकर जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है, और संघ जो कुछ कहता है सब सोच विचार करके कहता है। उसका क्या रिलेवेंट है, आगे पीछे उसके क्या है, क्या संदर्भ है, ये पता नहीं है, इसलिए उसके ओर में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। संघ के बयान ने वीएचपी जैसे संगठनों को असहज कर दिया है। फिलहाल इंतजार बीजेपी की प्रतिक्रिया का है। नागपुर हिंसा पर राजनीति ठंडी भी नहीं पड़ी थी। उधर सामना के लेख ने एक बार फिर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। अब नागपुर हिंसा और सामना के लेख पर कैसे पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दबान चल रहे हैं, इस रिएक्शन रील में देखिए। जे लोक सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवतात, जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचे अफवा पसरवतात, त्या संदर्भात कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अतिशय कडक कारवाई
ही केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. जैसे रोज सुबह उठते सोते जागते सिर्फ औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का कह दे कि नरेंद्र मोदी रीइंकार्नेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो ये उनका सम्मान बढ़ाने की काम है. तो संजय राउत क्या बोलते हैं, अभी क्या बोलेंगे, बाद में क्या बोलेंगे, वो सुबह नशे में रहते हैं, इसीलिए उसी तरह की बातें वो करते हैं. कबर हटाने से और औरंगजेब हो चाहे अफजल खान की कबर हो, तो आप इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हो. कल आने वाले नस्लों को आप क्या दिखाओगे कि क्या प्रूफ है शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के शौर्य का? इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो कभी कोई ये भी इतिहास के पन्ना पलटेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक किस तरीके से किया गया था. सुनने में आ रहा है कि पैर के अंगूठे से उनका तिलक हुआ. कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा. इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि औरंगजेब का आज कोई अस्तित्व नहीं है. ऐसे में जरूरी यही है कि औरंगजेब को कब्र में छोड़कर असल मुद्दों पर ध्यान दिया जाए. इसी में समाज और देश दोनों का ही भला है. महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब का रुख करते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बुलडोजर वाली भिड़न चल रही है. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने आज एक बयान दिया, जिसमें हरभजन सिंह ने नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई का समर्थन किया. हरभजन ने कहा कि पंजाब को नशे से मुक्ति दिलानी है. यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद हरभजन सिंह ने जो कहा वो पार्टी के अंदर अंदरूनी टकराव की वजह बन गया. हरभजन सिंह ने कहा कि किसी के सिर से छत नहीं छीनी जानी चाहिए, वो इसके पक्ष में नहीं है. हरभजन सिंह का यह बयान आते ही आम आदमी पार्टी के अंदर से अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी. पार्टी के नेता बुलडोजर कार्रवाई पर बटे हुए नजर आए. हरभजन ने यह बयान पंजाब में ड्रग्स माफियाओं पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिया है. उनके बयान का मतलब था कि ड्रग्स माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन किसी का बुलडोजर से घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए. पहले आपको आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इस खबर को विस्तार देंगे. नशा ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹਨੇ किस तरह पैसे कमा के बनाई है. विपक्ष ने जब हरभजन सिंह के बयान को पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़ा तो उन्हें सफाई देनी पड़ी. हरभजन सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, पंजाब सरकार ड्रग तस्करों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करने वाली पहली सरकार है. मैं पंजाब पुलिस और सरकार के पूर्ण समर्थन में खड़ा हूं. आखिरकार हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. क्रिकेट में आपने एक टर्म सुना होगा, डिफेंस, यानी सावधानी से खेलो. टेस्ट मैचों में अक्सर बल्लेबाज डिफेंसिव खेलते हुए पिच पर डटे रहते हैं. हरभजन सिंह की ये एक्स पोस्ट भी उनका डिफेंस ही लग रहा है. हरभजन ने सफाई में मान सरकार की तारीफ तो की है, लेकिन घर गिराने वाली बात पर कुछ भी नहीं कहा. अब सवाल ये है कि हरभजन सिंह ने जो सवाल उठाया है वो गलत कैसे है. बुलडोजर कार्रवाई कर एक आम आदमी की सजा उसके पूरे परिवार को कैसे दी जा सकती है. किसी भी आरोपी के दोषी साबित होने से पहले उसके घर पर बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में बुलडोजर कार्रवाई ही न्याय का प्रतीक बन गई है. किसी का घर तोड़ना वो तो मुझे लगता कि ठीक नहीं है. उड़ता पंजाब में आजकल बुलडोजर गरज रहा है. दिन हो या रात, वॉर ऑन ड्रग्स अभियान के तहत नशा तस्करों के घरों और ठिकानों को मिट्टी बनाया जा रहा है. हालांकि पीले बुलडोजर वाली इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं, और सवाल भी आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने अपनी ही पंजाब सरकार पर उठाए हैं, जो भगवंत मान के सीने में शूल की तरह जरूर चुभा होगा. देखो, नशा मैं तो कहना जी कि जे एक ऐसी चीज़ है जी कि बिल्कुल ही परिवार ही खत्म कर देंदी है. पर जे किसी की मैं कहां कि छत आप तोड़ दईए जिहदे थले जी 7 8 10 रहिंदे होण ते वो तो मैनूं लगदा कि ठीक नहीं है. मैनूं लगदा कि उहदे लई होर बैटर काम हो सकते हैं.
नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन किसी का घर गिराना सही नहीं है। यही बात तो हरभजन सिंह ने कही है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी में घमासान मचा है। हरभजन जी देश के हीरो रहे हैं, लेकिन पंजाब की गुरुओं की धरती के ऊपर नशा का कारोबार चले, ये कितना शर्मसार कर देने वाली बात है। हरभजन जी दिल खोल के पंजाब सरकार की इस कार्रवाई का साथ दें। अभी तक बुलडोजर वाली कार्रवाई बीजेपी शासित राज्यों में होती थी, लेकिन अब पंजाब सरकार भी बुलडोजर वाले रास्ते पर है। कोर्ट के फैसला सुनाने से पहले ही मान सरकार फैसला सुना रही है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है उनके बयान को थोड़ा तोड़ मरोड़ के जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, और अगर कोई साथ नहीं है तो वो उन लोगों के घर दे दे। वो उनको, अगर कोई राजनीतिक दल है जिसको दर्द है तो वो उनके घर बनवा दे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल तो ये भी है कि बुलडोजर कार्रवाई के पीछे कहीं ध्यान भटकाने वाली रणनीति तो नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में भगवंत मान के वादे अभी अधूरे पड़े हैं। पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा है, जो अभी अधूरा है। 1,25,000 सरकारी पदों पर भर्ती होनी है, इसमें से अभी सिर्फ 50,000 पद ही भरे गए हैं। अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा देने का वादा था, ये वादा भी अधूरा है। पराली की समस्या को भी खत्म करने का वादा था, इसमें कमी तो आई है, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई है। वक्त की बात है, बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर आम आदमी पार्टी भी खूब सवाल उठाया करती थी। अब बीजेपी के हाथ यही मौका लगा है। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में नशा चला रही है। जो कल तक बुलडोजर एक्शन पे सवाल उठा रहे थे, आज वो खुद बुलडोजर एक्शन की तरफदारी कर रहे हैं। इससे यही साबित होता है हर व्यक्ति भाजपा को फॉलो करना चाहता है। पंजाब में नशा सबसे बड़ी समस्या है। मान सरकार को भी लगने लगा है कि बुलडोजर एक्शन से ही समस्या को खत्म किया जा सकता है। तभी तो मान हो या केजरीवाल, सब के सब बुलडोजर पर आंख मूंदकर विश्वास कर रहे हैं। जो नशे के बड़े बड़े तस्कर थे, जिनसे लोग घबराते थे, कांपते थे, जिनसे लोग, आज उनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। टीवी के सामने बैठ के लोग जब उनके घर बुलडोजर से टूटते हुए देखते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू तो आएंगे ही। न्याय प्रणाली की जगह बुलडोजर चलेगा तो आंसू आएंगे। एक सदस्य की वजह से पूरा परिवार बेघर हो जाए तो आंसू आएंगे। भज्जी ने भी इसी तरफ इशारा किया है। उनके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि नशा तस्करों पर कार्रवाई हो, लेकिन किसी के सर से छत नहीं छीनी जानी चाहिए। यहाँ आपको याद दिला दे कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में बिना उसकी अनुमति के कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। बुलडोजर कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अगर बुलडोजर कार्रवाई करनी है तो पहले मकान मालिक को नोटिस भेजना, जवाब और अपील का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। और इस बीच बता दें आपको, एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले कृषि मंत्री के साथ बैठक के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर की ओर से लौट रहे किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जहां एक और कांग्रेस इस मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि हाईवे बंद करने से पंजाब को भारी नुकसान हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां किसान नेताओं को अब बॉर्डर से हटाया जा रहा है। Some happy waves, smiles all around, back on Earth. भारत की बेटी का जो परचम है, पूरी दुनिया ने देखा किस ढंग से भारत की बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। बहुत आनंद है, आज बहुत आनंद है। जैसे दिवाली हो ऐसा आनंद है हमको। 9 महीने का हमारा इंतजार आज खत्म हुआ। Some happy waves, smiles all around, back on Earth.
हिंदुस्तान समेत समूचा विश्व कह रहा है वेलकम होम सुनीता। आज सुबह 3:27 पर भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने 4 साथियों के साथ धरती पर लौटी है। सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन से फंसी हुई थी। फंसी शब्द का इस्तेमाल यहां इसलिए क्योंकि सुनीता सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन स्पेस क्राफ्ट स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आने की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने तक फंसे रहे। और आज जब 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स धरती पर लौटी तो माना सांस में सांस आ गई, क्योंकि ये वापसी खतरों से भरी हुई थी। हर किसी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन हंसती हुई सुनीता की जब पहली झलक दिखाई दी तो सुकून आ गया। भारत की बात में आज मेरे साथ देखिए स्पेस से धरती पर 9 महीने बाद लौटी सुनीता विलियम्स की पूरी कहानी। 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Flying to the stars for all of us. ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है जिसका नाम है सुनीता विलियम्स। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. निदा फाजली की बेहद मशहूर गजल है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, लेकिन सुनीता विलियम्स ने दुनिया के सामने आसमान और जमीन दोनों को हासिल करके दिखा दिया। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सुनीता को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से निकालकर व्हील चेयर पर बिठाया जा रहा था। नौ महीने तक सुनीता बिना गुरुत्वाकर्षण के थी, यानी वो हवा में थी, वो खड़ी नहीं हुई। धरती पर लौटने के बाद सुनीता फिर से चलना सीखेंगी। ये जो शरीर है ये जब अंतरिक्ष में जाता है इसमें कई मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। शरीर का हर अंग इसमें अफेक्टेड होता है। पैर को ले लीजिए, उसे बेबी फुट कहते हैं। ऊपर आप चढ़ते नहीं हैं तो जो चमड़ा होता है एकदम बच्चों की तरह हो जाता है और आने के बाद फिर चलना मुश्किल हो जाता है। लिक्विड जम जाता है पैरों में, उसे चिकन फुट कहते हैं। 9 महीने से इस बात का इंतजार था कि सुनीता अपने साथियों के साथ सही सलामत धरती पर वापस आ जाएं। और ये इंतजार जब खत्म हुआ तो भारत में दिवाली जैसा जश्न मनाया जाने लगा। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा में सुनीता के पैतृक गांव की है, जहां पूरा गांव सुनीता के धरती लौटने के जश्न में डूबा हुआ था। हमारी बहुत खुशी है, दिवाली जैसे दशहरा हमने मनाया है, पूरी रात जग के हमने हवन किया है। बहुत खुशी है, पूरे गांव में हर तरह पटाखा मिठाई फूट रही है। जो 9 महीने से मैं राह देखता था, जो यज्ञ पे यज्ञ करता था, उसकी खुशी मेरे को आज मिल गई है। सुनीता के गांव में धरती पर उनकी सुरक्षित वापसी के लिए 9 महीने तक अखंड ज्योति जलाकर प्रार्थना की जा रही थी, क्योंकि स्पेस से धरती तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। We do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. ढेर सारे जोखिमों से भरे सफर में अगर जरा सी चूक होती तो जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी समझिए। तस्वीरें मंगलवार सुबह 10:30 बजे की हैं, जब स्पेस एक्स का अंतरिक्षयान ड्रैगन सुनीता विलियम्स समेत 4 एस्ट्रोनॉट को लेकर
धरती के लिए रवाना हो रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें इस सफर पर टिकी हुई थी। सुनीता और उनके साथियों को 17 घंटे का सफर करके धरती पर पहुंचना था। ये वापसी इतनी मुश्किल थी कि नासा 4 बार इसे टाल चुका था। जून को यहाँ से निकले थे और ये मिशन 8 दिनों का था और 8 दिनों के बाद उनको वापस आना था, पर कुछ तकनीकी खामियां होने से स्टार लाइनर में उनको वापस लाना सुरक्षित नहीं था। इसलिए ये निश्चित किया गया कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पे ही रहने दिया जाए थोड़े ज़्यादा समय के लिए। सच बताऊं तो अंदर से थोड़ा डर भी रहता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही हैं और अब सुनीता वापस आ सकेगी कि नहीं, ऐसा डर भी हमें बहुत रहता था। ड्रैगन कैप्सूल जब धरती की तरफ बढ़ रहा था तब उसके भीतर की ये पहली तस्वीर देखिए, जब चारों एस्ट्रोनॉट बेल्ट बांधकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और फिर ये उस वक्त की तस्वीर है जब स्पेसक्राफ्ट ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया था। सफर चुनौतीपूर्ण था क्योंकि अंतरिक्ष यान ड्रैगन करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धरती की तरफ बढ़ रहा था। और उस वक्त सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने से ठीक पहले ड्रैगन कैप्सूल का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 7 मिनट तक इससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, ब्लैकआउट हो गया था, लेकिन 7 मिनट बाद सब कुछ पटरी पर लौट आया। अब समंदर में स्पेसक्राफ्ट का स्प्लैश डाउन होना था और सबसे जरूरी था कैप्सूल में लगे 6 पैराशूट का सही वक्त पर खुलना। ये पैराशूट 2 हिस्सों में खुलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब 2 पैराशूट खुले तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 560 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच चुकी थी, लेकिन ये अभी भी लैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा थी। स्पीड को कम करने के लिए जरूरत थी कैप्सूल के 4 मेन पैराशूट की, जो जमीन से करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर खुलते हैं। चार मेन पैराशूट खुलते ही स्पेसक्राफ्ट की समंदर में लैंडिंग हुई। Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन हुआ, मानो एस्ट्रोनॉट का स्वागत करने वहां डॉल्फिन्स आ पहुंची थी। Cute little pod of dolphins. It wasn't just 1 or 2. Oh, dolphin cam back again. We can see that. लैंडिंग के कुछ मिनटों के भीतर ही रिकवरी क्रू स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचा। रिकवरी क्रू स्पेसक्राफ्ट को बोट के नजदीक लेकर आया और फिर उसे बोट पर लोड किया गया। Welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. चारों एस्ट्रोनॉट इसी कैप्सूल में बैठे हुए उसके खुलने का इंतजार कर रहे थे। स्पेसक्राफ्ट का गेट खोलने से पहले उस पर पानी डाला गया। बहुत सावधानी के साथ स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन का दरवाजा खोला गया। रिकवरी क्रू जब कैमरे के साथ अंदर गया तो चारों एस्ट्रोनॉट ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। देखिए, दाहिने तरफ मौजूद थी सुनीता विलियम्स। सबसे पहले क्रू कमांडर निक हेग को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। और फिर तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया। Oh, looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. Some happy waves, smiles all around back on Earth. सुनीता धरती पर वापस तो आ गई हैं, लेकिन अभी वो घर नहीं जा सकती। सुनीता को अस्पताल ले जाया गया है। वो बीमार नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में इतना लंबा वक्त बिताने के बाद अब धरती पर कदम रखने के लिए उन्हें फिर से चलना सीखना होगा। सुनने में आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। सुनीता ने हाल ही में कहा था कि मैं अंतरिक्ष में काफी लंबे समय से हूं और अब मैं याद करने की कोशिश कर रही हूं कि चलते कैसे हैं। मैं कब से चली नहीं हूं, मैं कब से बैठी नहीं हूं, मैं कब से लेटी नहीं हूं।
यानी लौटने के बाद भी सुनीता की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। अंतरिक्ष में जीवन कितना मुश्किल होता है इसकी तो अभी हमने सिर्फ एक झलक भर दिखाई है, लेकिन जैसे ही आप विस्तार से जानेंगे तो यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे और कह उठेंगे कि सुनीता तुम्हें सलाम है कि 9 महीने तक इतनी मुश्किलों के बावजूद हौसला नहीं हारा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें करीब 12 साल पुरानी हैं, जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में थी और दुनिया को बता रही थी कि वहां का जीवन कैसा होता है। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए ना तो आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और ना ही बैठ सकते हैं। Just for reference, that's one sleep station. This one's another. Right here. There's one on the ceiling, if you want to call it. Right here. And then there's a fourth on the other wall over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. अब सवाल यह है कि सुनीता वहां सोती कैसे होंगी, तो सुनीता स्लीपिंग बैग के अंदर जाकर दिखाती है। The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other things that make it sort of like home. मतलब ये कि लेटने जैसा कोई एहसास ही नहीं होता, बस स्लीपिंग बैग में रहने से ये एस्ट्रोनॉट पूरे स्पेस स्टेशन में उड़ नहीं रहे होते। People always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. और अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। स्पेस में ब्रश करना कितना मुश्किल है। A lot of people ask about toothbrush and toothpaste. So, luckily enough, toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem. पेस्ट के लिए पानी का इस्तेमाल होता है तो वो बबल बन जाता है, लेकिन जमीन पर गिरता नहीं है। I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. Whoop, a big bubble. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do? ब्रश करने के बाद थूकने का विकल्प नहीं होता। आपके सामने सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, या तो सब कुछ लील जाइए या फिर किसी टिश्यू पेपर में उसे निकाल दीजिए। Swallowing thing I wouldn't recommend at home. I'm only up here for 4 months, so it's not that bad. अंतरिक्ष में रसोई कैसी होती है वो भी देख लीजिए। यहाँ पैकेज्ड फूड होते हैं जिसे गर्म करके खाना होता है। ऐसी परिस्थितियों में रहना आसान नहीं होता, इसलिए कौन से एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे ये तय करने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स है वो उनके एक तो सिलेक्शन में, उनको चयन करने में बहुत ध्यान दिया जाता है। जो कोई भी ऑर्डिनरी आदमी जो बहुत सारे झेल नहीं सकते हैं, जिनको बहुत शारीरिक और मानसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोगों को पहले तो चुना नहीं जाते हैं। क्योंकि आपने देखे होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स में ज़्यादातर पहले जो होते थे फाइटर पायलट्स होते थे, बा कोई एक्स्ट्रा मैंने बहुत टफ काम में जो जुटे हुए हैं। दूसरा, इनको लंबा दौरान ट्रेनिंग होता है। इसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ होता है, प्लस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। आज के दिन में कोई भी एस्ट्रोनॉट सिर्फ एडवेंचरर नहीं होता है, साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी रहता है बहुत सारे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करने का भी, जो काम में आएगा हमारा आगे चल। 9 महीने तक स्पेस में बिना गुरुत्वाकर्षण के रहने के बाद उनके शरीर पर भी इसका गहरा असर हुआ है। आंखों पर इफेक्ट करता है, ग्लूकोमा हो जाता है, हार्ट पर इफेक्ट करता है। कुछ 1000 से 3-4 हजार चेस्ट एक्सरेज के माफिक इतना रेडिएशन होता है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए इफेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सब अगर जब पृथ्वी पर वापस आते हैं तब 90% सब ठीक हो जाता है। 10% नहीं होता है, लेकिन 90% ठीक हो जाता है। कुछ 1-2 सप्ताह में,
कभी कभी इंडिविजुअली वो होता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं। अंतरिक्ष में लंबा वक्त गुजारने के बाद उन्हें अस्पताल में रहना होगा। सुनीता और उनके साथी के कई तरह के टेस्ट किए जाएंगे। शरीर को वापस अपनी ताकत हासिल करने में कम से कम 42 दिन का वक्त लगेगा, इसलिए सुनीता अभी 6 हफ्ते तक घर नहीं जा पाएंगी। समय इसलिए लगेगा क्योंकि मांसपेशियां और हड्डियां माइक्रोग्रेविटी की वजह से बेहद कमजोर हो गई हैं। ग्रेविटी के बिना दिल को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए संतुलन से लेकर सामान्य शारीरिक कामों के लिए ताकत हासिल करनी होगी। तो हमको ये जो स्लीप पैटर्न है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपका जो डीएनए डैमेज होता है, हमारा भी होता है, रोज एब्नॉर्मल डीएनए सेल डैमेज होते हैं जिनसे कैंसरोजेनिक सेल्स निकलते हैं, अर्थ पे भी होते हैं, लेकिन उसका एक रिपेयर मैकेनिज्म है। और आपका जो जीन का रिपेयर है वो डिपेंड करता है बड़े सारे फैक्टर्स पे, जेनेटिक्स भी है, टीलोमेयर लेंथ भी है, लेकिन वो प्राइमरली तब होता है जब आप सो रहे होते हैं। जब आप नींद में होते हैं आपकी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। We do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. सुनीता की कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल के बेहद करीब है, क्योंकि उनका रिश्ता भारत से है। सुनीता विलियम्स का जन्म 1965 में अमेरिका के ओहायो में हुआ था। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय हैं, जो कि गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलसाना के रहने वाले थे, और डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अहमदाबाद से अपने भाई के साथ वो अमेरिका चले गए थे। सुनीता के पिता हिंदू और मां कैथोलिक हैं, लेकिन उनके पिता ने अपने बच्चों को सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना सिखाया। डॉक्टर दीपक पांड्या रविवार को भगवत गीता लेकर चर्च जाते थे और अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। इससे उनके बच्चों में भारतीय परंपरा से जुड़ाव भी विकसित हुआ। सुनीता जब पहली बार अंतरिक्ष में गई थी तो अपने साथ गीता लेकर गई थी। भगवान गणेश से भी सुनीता विलियम्स का खासा जुड़ाव है। We do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष मिशन के बाद 2007 और 2013 में 2 बार गुजरात के झुलासन का भी दौरा किया था। पीएम मोदी ने सुनीता से मुलाकात की फोटो पोस्ट करते हुए धरती पर लौटने की बधाई दी है और भारत आने का न्योता भी दिया है। तो मेरे साथ भारत की बात में आज फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।